अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद वेलकम बैक टू कॉलेज। बड़ा मुश्किल हुआ, कल मुझे भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ी आज के लिए। आई होप कि आप भी तैयारी करके आए होगे, ज़हनी तौर पे अपने आप को ज़रा अलाइन करके आए होगे, कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इतनी छुट्टियों के बाद आते हुए। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसके बाद जो हमारे आपको साथ लेक्चर्स शेयर किए गए, आखिरी एक्टिविटी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुकी है। ठीक है, हम पास पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे इस चैप्टर में, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, तो आगे हमें चलना है। क्वेश्चंस के अलावा हमने और जो एक्टिविटी इन्वेस्टर अप्रेजल के साथ कर ली थी ना, दैट वाज आगे से बल्कि थोड़ा सा हाँ, यहाँ से हमने फाइनल वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी, इस फार्मूले को भी डिस्कस कर लिया था हमने। और फिर हमने सिंकिंग फंड के कॉन्सेप्ट को लेके पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड का वो कैसे निकालना है, इस पर बात भी होगी थी। और एक ईएसी का कॉन्सेप्ट भी हमारा डिस्कस हो चुका था। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारी इसकी एक्सटेंशन में रहता था, उसको डिस्कस करके फिर हम आगे चलते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड की अल्टरनेटिव अप्रोच का। सिंकिंग फंड की अल्टरनेटिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट, तो मेरा डिस्प्ले थोड़ा सा ना इस लैपटॉप को पता नहीं छुट्टियों में पड़े पड़े इसको भी ज़रा आदतें ख़राब होगी, गड़बड़ कर गया है। तो अब मुझे यहाँ से देख कर ऑपरेट करना पड़ रहा है इसको। अच्छा, ये एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड का ही। एक तो हमने कहा था हमने सिंकिंग फंड बनाना हो, सिंकिंग फंड का पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हमने इस फार्मूला की मदद से, जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था, इसकी मदद से हम सिंकिंग फंड का पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन एक्स की वैल्यू को मेजर कर लेते। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की कि हमें फ्यूचर में हमने इससे 100 मिलियन इकट्ठा करना है, सालाना कितने पैसे जमा कराएं कि हमारा सिंकिंग फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, एक्स इस फार्मूला से निकाल सकते थे। एक सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करने का अल्टरनेटिव तरीका है ईएसी मेथड। उसमें हम 2 स्टेप में सिंकिंग फंड की कंट्रीब्यूशन डिटरमिन करते हैं। उसको अल्टरनेटिव मेथड को हम डिस्कस करते हैं जनाब इस इलस्ट्रेशन की मदद से। ये जो इलस्ट्रेशन हमारे पास आ रही है, अ मैन विशेस टू इन्वेस्ट इक्वल एनुअल अमाउंट सो दैट ही क्यूमुलेट्स 5 मिलियन बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स। द एनुअल इंटरेस्ट रेट अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इज 6%। अच्छा, अगर मैं इसको अपने नॉर्मल सिंकिंग फंड के फार्मूला से हल करना चाहूं, तो सिंकिंग फंड का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला सिंकिंग फंड का यूज कर रहे हैं। किस पेज पे है जनाब, जरा बताइए मुझे। दैट इज ऑन, चले पेज 28 के टॉप पे भी लिखा नजर आ रहा है। ठीक है जी, पेज 28 के टॉप पे भी ये फार्मूला अवेलेबल है। जरा लिखवाइए मुझे, क्या है फार्मूला। एस एन इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एन माइनस 1 ओवर आर। ये है जी कंप्लीट फार्मूला, इंटू 1 प्लस आर। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है कंप्लीट सिंकिंग फंड की फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने का। इस फार्मूले की मदद से पहले हम इसका एक्स मेजर करते हैं, क्योंकि हमसे एनुअल अमाउंट, व्हाट इक्वल एनुअल अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड सेट असाइड। तो इस फार्मूले का मुताबिक हम जरा वैल्यू डिटरमिन करें भी। हमें चाहिए 5 मिलियन, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। हम एनुअल कंट्रीब्यूशन मेजर करना चाह रहे हैं, वो एक्स आएगा। आर कितना है जिसका 6%, कितने साल, 10 साल, माइनस 1 ओवर 0.06 इंटू 1.06। सॉल्व इट फॉर एक्स। इसको एक्स के लिए सॉल्व कीजिए जरा। क्या
ये एक नॉर्मल हमारा फार्मूला जो सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है, इसी फार्मूले की मदद से हम सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन मेजर कर रहे हैं हम कि कितना सालाना कंट्रीब्यूशन 10 साल करें कि 5 मिलियन इकट्ठा हो जाए। 357,868 ये है जी हमारी सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ईएसी एंगल से भी मेजर कर सकते हैं। सेम यही अमाउंट हम ईएसी एंगल से मेजर कर सकते हैं 2 स्टेप में। पहले स्टेप में हम इसको अल्टरनेटिव मेथड कह रहे हैं फॉर सिंकिंग फंड कैलकुलेशन, अल्टरनेटिव मेथड फॉर सिंकिंग फंड कैलकुलेशन। और अल्टरनेटिव मेथड क्या है? बेसिकली यूजिंग ईएसी कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। ये हम 2 स्टेप में काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट मेजर करेंगे। जैसे हमारे केस में फ्यूचर में हमें कितने पैसे चाहिए? 5 मिलियन। कितने साल बाद चाहिए? आर क्या है? 6। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट 5 मिलियन इंटू 1.06 रेज़ टू पावर -10। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है जनाब? 2791,974। सो अल्टरनेटिव मेथड सिंकिंग फंड कैलकुलेशन का स्टेप नंबर 1, फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट की पीवी ले लीजिए। हमने ले ली जनाब, यहां पे इसी इलस्ट्रेशन को अल्टरनेटिव मेथड से कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, आप इस वैल्यू की ईएसी कैलकुलेट कर लो। इस वैल्यू की ईएसी कैलकुलेट कर लो जो कि होगी प्रेजेंट वैल्यू 2791,974 डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर। ईएसी के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। 6% 10 ईयर्स के एन्युटी फैक्टर टेबल से बता दो मुझे। 6% 10 ईयर्स 360 लीजिए जी। आप बताइए यहां से ईएसी क्या आ रही है? 37। ये 37 था, 27 था? ये 27 था, ये 37 कहां से आ रहा है? सेम होना चाहिए ना। सॉरी जी, बोलिए जरा। 379 344। ये इतना फर्क क्यों आ गया? 35 जी बेटा। ये एडवांस एन्युटी कर दिया था मैंने, ये नॉर्मल है, माय मिस्टेक जी। बोलिए जी। ये क्या था? 379 348 379,340 एंड 379,344। ठीक है जी। राउंडिंग ऑफ का वजह से सिर्फ 4 रुपए का फर्क है कि एक हमने रूट कोई और पकड़ा, एक रूट कोई और पकड़ा, इसलिए 4 रुपए का फर्क रह गया। अदरवाइज दीज आर अल्टरनेटिव मेथड। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये नॉर्मल एन्युटी थी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का तरीका, फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला सिंकिंग फंड कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल हुआ, और इसी सिंकिंग फंड कैलकुलेशन का अल्टरनेटिव ईएसी के तरीके से हमने कैसे परफॉर्म किया। अल्टरनेटिव मेथड में 2 स्टेप होते हैं, एक पीवी ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट और सेकंड स्टेप में ईएसी, पीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके ईएसी। दे बोथ गिव द सेम आंसर। ये अल्टरनेटिव है। हमें एग्जाम में एग्जामिनर एमसीक्यूज में ही आने के चांस है इसके। अभी तक एन्युटी, ये सिंकिंग फंड कैलकुलेशन में एग्जाम में मुझे टू माई मेमोरी टेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन अगर आएगी तो मुझे लगता है कि एमसीक्यू के अंदाज में ही ये कैलकुलेशन हमें आ सकती है। एमसीक्यू में इस अंदाज में पूछा जाए, इस अंदाज में पूछा जाए, हम जिस मर्जी में पूछा जाए, हम दोनों को हैंडल कर सकते हैं।
जी, कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में? अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ ही चलते हैं। चैप्टर हमारी डिस्कशन खत्म है, अब सिर्फ पास पेपर क्वेश्चंस ही करने हैं और उन्हीं में ही कुछ बातें हमने सीखी थी चैप्टर में, उनकी कुछ एप्लीकेशन, रिवीजन और शायद कुछ अगली बात भी आ जाए, क्वेश्चन की डिस्कशन से कुछ नई बात भी सीखने को मिल जाए। ज़्यादातर बातें तो वैसे डिस्कस हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जनाब बारी है। ओमेगा लिमिटेड ऑटम 2014 का क्वेश्चन 3 है जी। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट अनलेस otherwise specified all cash inflows outflows would arise at the end of the year, ignore taxation। तो ये relatively simple सवाल, इसमें taxation शामिल नहीं है। और बाय द वे ये जो assumptions लिखी, unless otherwise specified all cash inflows outflows would arise at the end of the year, ये जुमला ना भी लिखा हो तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे ही करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ये तुम्हारी assumption है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। मैं अंडरलाइन करा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जरा केयरफुली यहीं पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे स्क्रीन जो है तकरीबन वो ब्लैंक है, तो मुझे यहीं से फॉलो करना पड़ रहा है। तो ओमेगा लिमिटेड इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड, which is leading brand in international market. OL, Omega Limited, is now planning to establish a factory in collaboration with ABC. The factory would be established on a land which was purchased at a cost of 20 million in 2005. ख्याल करना सवाल पढ़ते हुए कि हम 2004 में सवाल कर रहे हैं, ठीक है, 2014 में हम सवाल कर रहे हैं। और उसने कहा जी 2014 में, ऑटम 2014, एग्जामिनर बात का डेट्स भी आपकी वर्किंग में शामिल कर लेता है। ऑटम का मतलब सितंबर 2014, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप ये पेपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बात का एग्जामिनर उस चीज को जेन में लेकर चल रहा होता है, तो यहां पे उस हिसाब से अपने जेन रखना है। 2005 में 20 मिलियन की मशीन खरीदी गई। द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 40 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन and 100 million respectively. The factory will produce goods which are presently supplied by ABC. अभी ABC से खरीद के बेच रहे हो, अब हम प्लान क्या कह रहे हो, अपनी फैक्ट्री बना के उसमें बना के हम ABC वाली प्रोडक्ट खुद बेचें। The sale of first year of production is estimated at 300 million. The existing profit margin is 20% on sales. As a result of own production, cost per unit would decrease by 10%. करंट मार्जिन 20% है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट 10% कम हो जाएगी, मतलब मार्जिन बढ़ जाएगा आपका। मार्जिन 20 की बजाय शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। दो इन्फ्लेशन रेट्स आ गए जी। The following further information is available. ABC Limited would assist in setting up of the factory, for which it would be paid an amount of 10 million at the time of signing of agreement. In addition, ABC would be paid a royalty equal to 3% of sales. The factory building and installation of plant would be completed and commercial प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 year आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। अब ये वो बात आ गई जो हमने पढ़ी थी कि नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं जीरो में एंड वी अज्यूम प्रोडक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली। आज हमने मशीनरी लगाई और आज ही प्रोडक्शन शुरू होगी। आज ही शुरू होने की वजह से पहला रेवेन्यू, पहले साल का रेवेन्यू और पहले साल की कॉस्ट 1 के सामने आ जाती है, क्योंकि आज इस स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में आपकी प्रोडक्शन सेल शुरू हो गई है, तो पहला रेवेन्यू और पहला खर्चा आपका ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आ जाएगा 0 से 1 के दरमियान, जिसको हम लिखते हैं 1 में, ठीक है। लेकिन यहां पे उसने क्लियर कर दिया कि प्रोडक्शन आपकी इमीडिएट शुरू नहीं होनी।
उसने लिखा हुआ जनाब कि बिल्डिंग बनाने में, प्लांट लगाने में, प्रोडक्शन शुरू करने में 1 साल लग जाएगा एग्रीमेंट साइन होने के बाद। एग्रीमेंट आज साइन होगा, लेकिन बिल्डिंग बनना, प्लांट बनना और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में 1 साल लग जाएगा। सो इसका मतलब आपका पहला रेवेन्यू शुरू होगा आज से 1 साल बाद, खर्चे भी शुरू होंगे 1 साल बाद, और रिफ्लेक्ट कहां पे होंगे टाइमलाइन में? 2 के सामने, 2 के सामने। ठीक है, तो बाकी भी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कैसे शो करना है। 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वुड बी फाइनेंस्ड थ्रू अ 5-year लोन with interest payable annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of 5th year. ये सारी कहानी है फाइनेंसिंग की, कि आप लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे, लोन रीपे करेंगे। सारी यही 3 बातें लिखी है ना इसमें, कि लोन लेना है, उस पर इंटरेस्ट देना है और उसको रीपे करना है। ये तीनों फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमारे लिए इरेलेवेंट है। ये लाइन हमारे लिए इरेलेवेंट है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। A working capital injection of 15 million would be required at the commencement of the commercial production. OL charges depreciation on factory building and plant under the straight line method. OL uses a 5-year project appraisal period. The residual value of the factory building and the plant after 5 years is estimated at 50% and 10% of the cost respectively. The market value of the land after 5 years is estimated at 70 million. OL's cost of capital is 12%. ठीक है जी, ये सारी कहानी होगी जी क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एक आध चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ गई है, और इन्फ्लेशन के कितने रेट्स हैं? तो कौन सी अप्रोच चलेगी? मनी अप्रोच चलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हमें मनी अप्रोच से चलना है। टैक्सेशन आल दो इसमें नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 1 से ज्यादा है, प्राइस का लहदा, कॉस्ट का लहदा, तो मनी अप्रोच या नॉमिनल अप्रोच से यह सवाल हल होने वाला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलरेडी रियल और नॉमिनल? ये रियल है या नॉमिनल है? क्या समझाया था आपको? अगर इसके साथ रियल लिखा हुआ है तो ये रियल होगा, साइलेंट है तो नॉमिनल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी नॉमिनल है। अच्छा जी, अब आइए रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर। मुझे उसने फर्स्ट ईयर सेल फॉर द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 300 मिलियन बता दी, और पहले साल की कॉस्ट कितनी होगी? 20%, मतलब 80% से भी 10% कम, मतलब इसका 80 और उसका 90। ये मेरी पहले साल की कॉस्ट है, लेकिन दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट विच इंक्लूड डेप्रिसिएशन एज वेल, उसमें बात करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट यहां पे बात करने का था, क्या ये रेवेन्यू मेरा पहले साल का, इज इट मनी और रियल? यहां पे भी भाई वही बात है, क्या उसने बताया ये रियल है? जब ये रियल नहीं है तो ये मनी है। तो यहां पे असूल याद रखिएगा। मेरे ख्याल पहले शायद बात ये हुई कि नहीं हुई, मुझे अब याद नहीं, ईद से छुट्टियों से पहले जो हमारे लेक्चर आए हैं उनमें एग्जामिनर आपको 2 तरह से डाटा देता है। जहां पे इन्फ्लेशन क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, एक यह सिनेरियो है जिसमें कहेगा कि रेवेन्यू फॉर फर्स्ट ईयर इज 300। ठीक है जी, एक ये केस है। और इसके अलावा इसने हमें बताया हुआ इन्फ्लेशन कितनी है रेवेन्यू की, इसमें रेवेन्यू की इन्फ्लेशन कितनी है? 10%। ये है जी, प्राइस 10% विल इंक्रीज बाय 10%, इन्फ्लेशन इज 10%। अच्छा, इस केस में हमें जब नॉमिनल रेवेन्यू हमें लेना है, ऐसा ही है ना, इस क्वेश्चन में हमें नॉमिनल रेवेन्यू लेना है ना, तो हम जब नॉमिनल रेवेन्यू बनाएंगे 1, 2, 3 ऑनवर्ड, तो 1 का रेवेन्यू तो 300 ही रहेगा, 2 का रेवेन्यू 300 इंटू 1.1, 3 का रेवेन्यू 300 इंटू 1.1 स्क्वायर। ये इस तरह हम नॉमिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका ये है एग्जामिनर का प्रेजेंटेशन का। रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इज 300, इन्फ्लेशन इज 10%। इस डाटा से हमने नॉमिनल कैश फ्लोज कैसे बनाए, आपके सामने है जी। ये हमारे नॉमिनल कैश फ्लोज रेवेन्यू के बन गए। एक अल्टरनेटिव तरीका जो एग्जामिनर यूज करता है, रेवेन्यू फॉर फर्स्ट ईयर is 300 in real, current, present, today's, कोई भी टर्म यूज कर ले, today's terms
और उसके साथ बताएगा इन्फ्लेशन इज 10%। दिस इज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में हमें दो अंदाज से बातें की जाती हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पे उसने 300 के बाद फुल स्टॉप लगा दिया था, लेकिन इधर इसको एक्सटेंड कर दिया। उसने बता दिया ये 300 जो है ये रियल टर्म में है। अब जब मैंने नॉमिनल रेवेन्यू बनाने हैं, अब जब मैं नॉमिनल रेवेन्यू बनाने जाऊंगा तो उसमें 1 2 3 ईयर 1 का नॉमिनल रेवेन्यू होगा क्या 300? ये यहीं से इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी 1 से, क्योंकि मुझे जो 300 दिया गया वो तो जीरो की वैल्यू है, क्योंकि रियल टर्म कहां की वैल्यू होती है? जीरो की। तो मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इन्फ्लेशन डालनी पड़ेगी। ये मेरी जीरो की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका उसने रियल का वर्ड यूज नहीं किया। ये अंडरस्टूड है, ये मनी है, ये 1 में मनी आ जाएगा, आगे इन्फ्लेशन लगेगी। लेकिन ये उसने बताया ये रियल है, इसका मतलब 1 में भी इन्फ्लेशन के साथ आएगा, 2 में 2 इन्फ्लेशन लग जाएंगे इस पे, और 3 में इस पे 3 इन्फ्लेशन लग जाती हैं। तो ये दो तरीके हैं एग्जामिनर के इन्फ्लेशन से डील करने के। आपको कुछ क्वेश्चन में डाटा फर्स्ट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर दी जाएगी, और कहीं पे वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इन रियल टर्म दी जाएगी। तो इसका फर्क आपने जहन में रखना है, ठीक है? जब वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर दी गई है तो वो नॉमिनल वैल्यू है, वो नॉमिनल वैल्यू है फर्स्ट ईयर की। इन्फ्लेशन ईयर 2 से चलेगी। लेकिन जब वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इन रियल टर्म दी गई है तो वो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है जीरो के हिसाब से। हमें नॉमिनल चाहिए तो पहले साल में इन्फ्लेशन लग जाएगी, ठीक है? ये फर्क देख रहे हो? इधर पहली इन्फ्लेशन 2 में जाके लग रही है, यहां पे पहली इन्फ्लेशन 1 में ही लग रही है, क्योंकि यहां पे हमें 1 में मनी वैल्यू दी गई थी, तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन मुझे 1 की यहां पे मनी वैल्यू नहीं, 1 की रियल वैल्यू दी गई थी, तो मनी वैल्यू के लिए मुझे 1 में भी इन्फ्लेशन डालनी पड़ी। तो मेरे पास जो केस है, मेरा क्वेश्चन जो है वो इस सिनेरियो से है। मुझे रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट ईयर दिया गया है, ठीक है? रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट ईयर, रियल टर्म नहीं बताया उसने, ठीक है? मेरा ये वाला केस है। तो बाकी हम देखेंगे, अभी सवाल करते हैं तो बाकी चीजों को भी डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगा एक सवाल की कहानी एक बार फिर आप पढ़ लीजिए, वॉक थ्रू कर लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इन्फ्लेशन के दोनों सिनेरियो नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आगे सवाल हमें आएंगे, दोनों तरह के सवाल हमें एग्जाम में मिलने हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है?
5 साल। तो अब हम जरा आंसर अपना प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। 5 साल लाइफ है तो पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का हो गया, फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टैक्सेस यहां पे है नहीं। टैक्सेस होते तो फिर हमें देखना पड़ता टैक्सेस कहीं एरियर में तो नहीं है। टैक्सेस एरियर में होते तो 5वें साल के प्रॉफिट टैक्स 6ठे साल में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो टैक्सेस है ही नहीं, तो 5 साल में कहानी खत्म। हमारे कैश फ्लोज हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम पहले कैपिटल एसेट के कैश फ्लो ले लेते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो ले लेते हैं, देन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं और चौथी कैटेगरी हमारी टैक्सेशन की आ जाती है। तो 4 समझ लें लाइन आइटम हमारी मेन शीट में आती हैं। अब यहां पे जो कैपिटल एसेट कैश फ्लो है उसकी फर्दर 3 उसने लाइन आइटम्स हमें दी हुई हैं, तो तीनों को हम अलग अलग ले लेते हैं। कैपिटल एसेट में हमारे पास एक लैंड है, एक बिल्डिंग है और एक प्लांट है। ठीक है, ये 3 कैपिटल एसेट की हमारी आइटम्स हैं। फिर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैं। इसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ले आएंगे। टैक्सेशन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो यहीं पे हमारा सवाल फिर कंप्लीट होगा। यहां पे हम नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लेंगे और फिर इनको फिर नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है जी? 12%। इस पे हम डिस्काउंट करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ले लेंगे। यहां पे एक पॉइंट मैं फिर आपको रजिस्टर करवा दूं। आल्दो हमें बताया गया है इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा एक लोन की मदद से, जो कि हासिल किया जाएगा 10% पर एनम पे। ठीक है, तो बल्कि 50% ऑफ द प्लांट वुड बी फाइनेंस। 50% ऑफ द प्लांट लोन से फाइनेंस होगा जो 10% पे हासिल किया जाएगा। लेकिन हम एनपीवी टूल अप्लाई कर रहे हैं। एनपीवी टूल हमें कहता है कि आपने प्रोजेक्ट कैश फ्लोज लेने हैं, कौन से? इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेने हैं और उनको डिस्काउंट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। वो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ डेट है, लोन की, लोन का इंटरेस्ट रेट। आगे चल के हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को डिटेल में पढ़ना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक हिस्सा होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इसमें डेट और इक्विटी दोनों का वेट के हिसाब से कॉस्ट शामिल है। ये कैपिटल की कॉस्ट है। कैपिटल में क्या क्या शामिल है? लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल में क्या शामिल है? इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब उन दोनों की कंबाइंड एवरेज कॉस्ट है। ये ऊपर जो 10% थी वो लोन की कॉस्ट। इसकी मजीद डिटेल हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में आगे चल के पढ़नी है। बट फिलहाल आपके लिए काम की जो बात है भाई, हम एनपीवी एनालिसिस कर रहे हैं। एनपीवी एनालिसिस में डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ठीक है, यहां पे उसने इवन ये भी लिखा होता, यहां पे इधर क्या जुमला वो 50, हाँ, ये यहां पे उसने लिखा था होल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस थ्रू डेट विच विल बी ऑब्टेन्ड एट 10% पर एनम। अगर ऐसा भी लिखा होता उसने कि होल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस थ्रू डेट विच विल बी ऑब्टेन्ड एट 10%, स्टिल 10% हमारे लिए रेलेवेंट। हमारे लिए रेलेवेंट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन इसकी कुछ बातें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में हो जाएंगी और बाकी जो कमी बेशी रह जाएगी वो बीएफडी में खत्म होनी है इंशाअल्लाह। कंप्लीट बातों के आंसर आपको इस सब्जेक्ट में नहीं मिलने। इस सब्जेक्ट में आपको बता दे भाई ऐसे करना है। मजीद बारीकियां इसकी कुछ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और कुछ बीएफडी में क्लियर होनी है। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 आइटम्स को लेके, स्टार्टिंग विद लैंड। लैंड खरीदी गई 2005 में 20 मिलियन की। इज इट रेलेवेंट? पास्ट हिस्ट्री। लैंड करंट मार्केट वैल्यू मतलब आज बेचना चाहो तो 40 की बिकती है। इज इट रेलेवेंट? यस, दिस इज रेलेवेंट, क्योंकि आज अगर आप इस लैंड पे ये प्रोजेक्ट शुरू कर दोगे तो यू विल फोरगो दिस सेल वैल्यू।
ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी ना फिर आपकी। आप आज ये लैंड 40 की बेच सकते हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू करने के नतीजे में ये 40 मिलियन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। ये टेबल की टॉप पे ये बताना जरूरी होती है फिगर्स आपकी कैसे मेंशन है, रुपीस में है, थाउजेंड में है, मिलियन में है। सो 40 मिलियन इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड। प्रोजेक्ट शुरू करने के नतीजे में ये 40 मिलियन की आपकी जो सेल वैल्यू है दैट विल बी ब्लॉक्ड, यू विल नॉट बी एबल टू सेल द लैंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। द फैक्ट्री, इसके बाद वो कहता है जी फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट 30 और 100 मिलियन लगेगा, लेकिन उस पर अंदाजा कब कब लगेगा उसके लिए अगला पैरा पढ़ना पड़ेगा। अगला या उससे भी अगला, इससे भी अगला। ABC would assist in setting up factory which would be paid an amount of 10 million at the time of signing of agreement. In addition, ABC will be paid a royalty. Royalty तो ऑपरेटिंग कैश नो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग कैश होता है। और ये बिल्डिंग सेटअप करने की में ABC ने जो असिस्ट करना है उसकी 10 मिलियन की पेमेंट है। अच्छा अब यहां पे देखिए बिल्डिंग बननी कितने की हमारी है, 30 मिलियन। 30 में से 10 आपने एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट दे देना है ABC को, बाकी बचा 20। वो आगे उसने बताया हुआ हमें कि जी फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 ईयर आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। आज एग्रीमेंट आप साइन करोगे, आज 10 मिलियन पे कर दोगे, उसके बाद बिल्डिंग भी बननी शुरू हो जाएगी, प्लांट भी लगना शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग और प्लांट कंप्लीट कब होगा, 1 साल में। इसका मतलब आपने बिल्डिंग का 10 मिलियन एडवांस यहां पे ABC को पे किया, बाकी का पे करोगे 20 मिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। बिल्डिंग बननी है ना, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पे करोगे शायद। कैश फ्लो विच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये तो एडवांस है तो शुरू में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। और बिल्डिंग बननी है 1 साल में, इसका मतलब बाकी का 20 मिलियन 1 साल के दौरान पे होने हैं। तो 1 साल के दौरान जो पे होता है वो साल के एंड पे शो होता है। प्लांट में कोई एडवांस पेमेंट का जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। प्लांट भी 0 से 1 के दरमियान बनना है और प्लांट की कॉस्ट कितनी है, ये भी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पे होगा, लेकिन ये सारी पेमेंट शो होगी 1 के सामने, ठीक है जी। सो 1 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में और प्लांट को बनने में, मतलब 0 में शुरू करोगे, यहां पे आके काम खत्म होना है। बिल्डिंग में सिर्फ 10 मिलियन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट पे दे दिया, बाकी ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाएगा। प्लांट में इनिशियल एडवांस का कोई जिक्र नहीं है, तो सारे का सारा ड्यूरिंग द ईयर पे होगा। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट को हम शो करते हैं 1 के सामने, ये असूल है। हमने ये assumption पढ़ी थी, assumption about timing of cash flows, DCF assumption about timing of cash flows, ये उसके तहत हमने इन चीजों को अरेंज किया जी। एनी क्वेश्चन? बेटा साइनिंग आपने यहां पे की है, उसने कहा बिल्डिंग बनने में, प्लांट इंस्टॉल होने में 1 साल लग जाएगा। इसका क्या मतलब है, आज एग्रीमेंट साइन हो गया तो 1 साल बाद एकदम तो प्रिंट की तरह लेजर प्रिंट से नहीं निकलेगा। बिल्डिंग बननी है, प्लांट आना है, इंस्टॉल होना है, तो उसने मैं क्लियरली बता दिया यहां पे कि भाई आज एग्रीमेंट साइन होने हैं और प्लांट के सेटअप होने में 1 साल लग जाएगा। इसका मतलब 1 साल के दौरान प्लांट की सेटअप की, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जारी रहेगी। आज से लेके 12 महीने तक प्लांट और बिल्डिंग के सेटअप की एक्टिविटी जारी रहेगी, खर्चा चलता रहेगा। 1 साल बाद प्लांट रेडी है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। इसके आगे अब बिजनेस शुरू होगा, इसके आगे बिजनेस शुरू होगा। बाय द वे इसके आगे बिजनेस शुरू होगा तो बिजनेस तो फिर 5 साल चलना है, तो ये तो फिर आगे चला जाएगा, 6 तक चली जाएगी कहानी। बिल्डिंग बिजनेस ने चलना है कितने साल, कहां लिखा हुआ है 5 ईयर की कहानी कहां पे है? हाँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल उसने कहा पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट। OL यूजेस 5 ईयर प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड। 5 साल प्रोजेक्ट चलना है तो फिर ये 5 नहीं 6 तक कहानी जाएगी, क्योंकि कारोबार यहां पे तो कारोबार बना है, इसका 5 साल चल रहा है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल। बच्चा प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड से मुराद ली जाती है प्रोजेक्ट लाइफ, प्रोजेक्ट ने चलना कितने साल है, ठीक है।
प्रोजेक्ट अप्रेजल पीरियड से मुराद लिया जाता है प्रोजेक्ट की रनिंग लाइफ कितनी अज्यूम की जाएगी। तो प्रोजेक्ट की रनिंग लाइफ अज्यूम की जाएगी 5 साल। तो 5 साल, लेकिन शुरू कहां से हो रहे हैं? यहां से शुरू होंगे। इधर तो आपका प्लांट रेडी हुआ है, यहां पे आपने प्लांट की चाबी घुमाई है, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक आते आते 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये हमारे यहां इस तरह साल बनेंगे हमारे। जी, एनी क्वेश्चन? कोई और बात किसी बच्चे के जहन में? हमने लैंड, बिल्डिंग और प्लांट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डील किया है। अब हम इनकी रेजिडुअल वैल्यू से भी डील कर लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र कहां पे है जी? रेजिडुअल वैल्यू आ रहा है जी, वो कह रहा है जी प्लांट बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू होगी 50% ऑफ द कॉस्ट, प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू होगी 10% ऑफ द कॉस्ट, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड होगी 5 ईयर 70 मिलियन। अच्छा, इसमें यहां पे उसने किसी भी वैल्यू के साथ ये बात नहीं की कि ये वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू में, ये करंट टर्म में कोई लिखा उसने? जब नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे ये मनी वैल्यू, ठीक है, मनी वैल्यूज हैं, ये नॉमिनल वैल्यूज हैं। उसने ये नहीं कहा कि जी लैंड की वैल्यूज 5 साल बाद 70 मिलियन होगी इन टुडेज टर्म। अगर टुडेज टर्म कहता तो मैं इन्फ्लेशन लगाता है इस पर, लेकिन उसने कहा 70 मिलियन होगी, इसका मतलब उस दिन के हिसाब से ये मनी वैल्यू है। सिमिलरली ये जो उसने कहा 50%, अब ये कह सकता था एग्जामिनर, इसको इस तरह लिख सकता था अल्टरनेटिवली कि भाई 5 साल का प्रोजेक्ट है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड एट 50% ऑफ द कॉस्ट इन टुडेज टर्म, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ द कॉस्ट इन टुडेज टर्म। तो भाई इन्फ्लेशन लगानी पड़ जाती है हमें, ठीक है, लेकिन अब यहां पे इन्फ्लेशन हमने नहीं लगानी, ठीक है। तो हम यहां पे लेंगे लैंड की रेजिडुअल वैल्यू प्रोजेक्ट के एंड पे 70 मिलियन, बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू 50%, 30 का 50% 15 मिलियन, प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू 100 का 10% 10 मिलियन। एग्रीड? हमने इन पे इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं की क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि ये वैल्यूज हैं। जब उसने नहीं बताया रियल है तो हम अज्यूम करते हैं ये मनी है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। बेटा मैंने अभी आपको रिमाइंड करवाया कि फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमारी इस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। बेटा कॉस्ट से मुराद क्या है? जो आपने सप्लायर को अमाउंट पे की, तो आपने सप्लायर को कितनी अमाउंट पे की है? उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ द एसेट का कॉन्सेप्ट है ना भाई। एक होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, आपने एसेट खरीदा कितने का? 100 का। अब खरीदने के पैसे कहां से आए? 50 इक्विटी से है, 50 डेट से है। एंट्री क्या बनेगी? डेबिट एसेट 100 रुपया, क्रेडिट इक्विटी, क्रेडिट लोन। भाई वो क्रेडिट साइड उसको छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ द एसेट 100 है। कॉस्ट से मुराद वो नहीं है कि आपने इक्विटी से कितना पैसा उसमें डाला है, कॉस्ट से मुराद सप्लायर को कितनी पेमेंट पे की है प्लस उस अदर इंसिडेंटल चार्जेस जो कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं फिक्स एसेट में। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट है। खरीदा कहां से वो कहानी और है, फाइनेंस कहां से आया उसको हमने कंसिडर नहीं करना, कितना इक्विटी है कितना डेट है उसको हमने कंसिडर नहीं करना। इसमें कोई फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं आएगा ना। मैंने यहां बेसिकली अगर लोन लेता मैं, वैसे बाय द वे इसके सोल्यूशन में गलती हुई भी है, इसके सोल्यूशन में एक गलती की हुई है उसने, और वो गलती क्या है? उसने 50 मिलियन का इनफ्लो भी शो किया हुआ लोन का यहां पे, और यहां पे 50 मिलियन का आउटफ्लो रीपेमेंट शो की हुई है। सिर्फ लोन की रिसीट, लोन की रीपेमेंट शो की हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं शो की उस एग्जामिनर ने भी। और ये एग्जामिनर की गलती है, और ये गलती एग्जामिनर के ही एक और सोल्यूशन में आगे जाके पता लग रहा है मैं यार पीछे गलत हुआ है। मतलब नोट कर लो यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 भी इंशाल्लाह क्लास में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ये जो गलती उसने यहां पे किया ना, वहां पे नहीं की उसने, वहां पे ठीक किया हुआ काम उसने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लोन की रिसीट शो की हुई है, लोन की पेमेंट शो की भी है। ये सोल्यूशन में आओगे यहां पे तो ये देखो जरा, ये गलती उसने की हुई है। ये जो कहानी है ना, ये सारी ये रिसीट है और फिर ये रीपेमेंट है, ये गलत है।
ठीक है, ये बेशक नोट्स में अपने जिस किताब में से काट लो, ये इस पे क्रॉस लगा दो। ये लोन की रिसीट, लोन की पेमेंट गलत है। उसने क्या शो किया कि मैंने 50 लिया और फिर 100 मैंने सप्लायर को पे कर दिया। ये दिखाने की जरूरत हमें नहीं होती, हम ये नहीं दिखाते। 50 रिसीव किया बैंक से और फिर सप्लायर को 100 पे किया, हमने ये नहीं दिखाना। हमने सिर्फ दिखाना है सप्लायर को हमने कितना पे किया। अच्छा जी, हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई है। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज रह गए। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज भी बड़े सिंपल से हैं जी। वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ 15 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कारोबार के शुरू में 15 मिलियन हमें इंजेक्ट करने की जरूरत है। तो जनाब कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। कारोबार हमारा कहां शुरू हो रहा है? 1 में, तो हम 1 में इंजेक्ट करेंगे 15 मिलियन, और कोई प्लस माइनस का जिक्र नहीं है, तो 15 मिलियन कारोबार की एंड पे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि 15/5 यहां पे हम जाके अपने एसेट बेच रहे हैं ना, तो कारोबार खत्म कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, तो भाई करंट एसेट से भी रिकवरी ले लो। अच्छा जी, अब हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने हैं और इसके लिए हम एक वर्किंग 1 बनाएंगे। कोई सवाल इधर तक, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए जनाब। जी बेटा। बेटा इस तरह की एडजस्टमेंट्स वो हमसे टेस्ट नहीं करेगा कैश 6 में, ठीक है, क्योंकि कैश 6 मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि फाइनेंसिंग कैश फ्लो से डील करना हमारे स्कोप में नहीं आएगा। आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉलेज को लेके आना चाह रहे हो बीच में, तो ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। अकाउंटिंग का नॉलेज वो आपसे अकाउंटिंग में टेस्ट कर चुका हुआ है। यहां पे आपका अकाउंटिंग का नॉलेज, बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड कौन सा, IAS 23 होता था? वो IAS 23 का नॉलेज यहां पे टेस्ट नहीं होगा। क्वालिफाइंग एसेट की टर्म ही IAS 23 से निकली हुई है, उसका नॉलेज यहां पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव। IAS 23 कौन से पेपर में पढ़ते हो आप? R1 में पढ़े हो, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बच्चों ने इसके साथ R1 पढ़ा ही ना हो, तो वो क्या करेंगे अगर क्वालिफाइंग एसेट आ गया तो, ठीक है ना। यू आर नॉट सपोज टू हैव R1 टिपिकल स्टैंडर्ड नॉलेज हियर। तो इस तरह के टेस्टिंग नहीं की जाती हमें। पहली बात, फाइनेंसिंग कैश फ्लो डील नहीं होंगे, वैसे ही निकल गया, इंटरेस्ट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात ही खत्म होगी, क्योंकि हमने फाइनेंसिंग कैश फ्लो से डील ही नहीं करना। दूसरी बात, कोई टर्म ऐसी नहीं आएगी जो किसी दूसरे पेपर की स्पेसिफिक टर्म है। एक है जनरल टर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जनरल अकाउंटिंग डिक्शनरी की बातें हैं, बट क्वालिफाइंग एसेट एक R1 के सिलेबस में एक स्टैंडर्ड है, उसकी टर्म है, ठीक है, वो यहां पे इस्तेमाल नहीं होगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, अब आइए नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तरफ। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमारे पास यहां पे 3 आइटम्स आ रही हैं, एक रेवेन्यू, एक कॉस्ट ऑफ सेल और एक रॉयल्टी, ठीक है, 3 आइटम है। तो और 2, 3, 4, 5, 6 ये साल है। 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये वर्किंग 1 हमारी। 2, 3, 4, 5, 6 रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड रॉयल्टी। यहां से हमें मिल जाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो वैल्यूज हमें अपनी मेन शीट में लेके जानी है। रेवेन्यू हमें बताया गया है पहले साल का है 300, और वो पहले साल का 300 हमारा मनी टर्म में है। सो रेवेन्यू पहले साल का हमारा 300 है। इसके बाद इसमें सालाना 10% इजाफा है, तो मैं इसकी वर्किंग ऐसे प्रेजेंट कर दूंगा, लास्ट ईयर का रेवेन्यू इंटू 1.1, ऐसा ही होगा ना।
मतलब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो 330, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो 363, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो 399, अनदर 1.1 439। अच्छा मिलियन में फिगर है, 2 डेसिमल तक जाना चाहिए भाई। तो ये तो 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये क्या है 0.30, ये क्या है 0.23। लीजिए जी, ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू। ये फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। इसके बाद उसने कहा 10% इन्फ्लेशन है, तो मैंने 10% इन्फ्लेशन के लिए लास्ट ईयर का रेवेन्यू को 1.1 से मल्टीप्लाई करता गया, 1.1 1.1 1.1। ठीक है जी, तो ये मेरा रेवेन्यू की वर्किंग बन गई। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मैं वर्किंग 1.1 मुझे बनानी पड़ेगी। मैं वर्किंग 1.1 पहले बनाता हूं फर्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। मुझे कहा गया है फर्स्ट ईयर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में कि भाई मेरा जो करंट जीपी मार्जिन है वो 20% है, इसका मतलब मेरी करंट कॉस्ट 80% है। लेकिन जब मैं अपनी प्रोडक्शन में आऊंगा तो इसमें 10% की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनती है 216। ये रुपीज इन मिलियन में 216 आ गई। लेकिन ये मेरी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें तमाम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आ रही हैं, ये कैश कॉस्ट नहीं है। जबकि मुझे क्या चाहिए, यहां पे कैश फ्लोज में ले रहा हूं तो मुझे यहां पे कैश कॉस्ट चाहिए। तो क्या करूं, इसमें से मैं लेस कर दूं डेप्रीसिएशन। मेरे पास 2 एसेट हैं डेप्रीशिएबल यहां पे, एक है बिल्डिंग और एक है प्लांट। लैंड तो डेप्रीसिएशन होती नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डेप्रीसिएशन मैं लेस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरी फर्स्ट ईयर्स कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि मेरी रेलेवेंट फिगर है जिसको मैं आगे लेके चलूंगा। तो जनाब बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन पॉलिसी है जी कंपनी की। कॉस्ट है 30 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू है 15 मिलियन और लाइफ है 5 साल। सालाना डेप्रीसिएशन 3 मिलियन। प्लांट कॉस्ट है 100 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू है 10 मिलियन, लाइफ है 5 साल 18। बताइए जी, फर्स्ट ईयर की कैश कॉस्ट 195। ये मेरी फर्स्ट ईयर की कैश कॉस्ट आ गई। और ऑनवर्ड क्या है, कितनी ग्रोथ, मुझे क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8%। इसका मतलब लास्ट ईयर की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें 1.08 से तो अगले साल की कॉस्ट आती जाएगी 195 इंटू 1.08 210.60 जी। अनदर 1.08 227.45, another 1.08 0.64, 2 डेसिमल तक। another 1.08 265.30। लीजिए जी, आखिरी आइटम रहेगी रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है जी 3%। तो जनाब रेवेन्यू इंटू 3% आपकी रॉयल्टी है। पहले साल 300 का 3% 9, दूसरे साल 330 का 9.9, तीसरे साल 363 का 3% 9.89, नेक्स्ट 10. ये 10.89 है जी 10.89, नेक्स्ट 11.98 एंड द लास्ट वन
लीजिए जी, अब यहां से आगे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो लीजिए, यहां से कंप्लीट कीजिए। इसको यहां पे फीड करेंगे आप, 2 3 4 5 6 टोटल करें, 12% डिस्काउंट कीजिए, पीवी एंड एनपीवी कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। एनपीवी तक जाइए, इस सवाल को कंप्लीट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ कहा गया है कैलकुलेट एनपीवी, डिसीजन हमसे मांगा नहीं गया, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एंड पे बताएं भी फीजिबल है या नहीं। सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट कर देना ही काफ़ी है। कहाँ से उठा रहे हो ये फैक्टर? एनपीवी 276।
ठीक है, ये चेक करो जरा, ये टोटल चेक करो जरा, 3 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये गलत आ रहा है ना आपका, 109.5 है। ये 124.66 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ये क्या कर दिया? ये 4 है, अच्छा, ये गलत है। 109.5 आ रहा है बेटा, आपको देखो। टू वन जीरो है बेटा ये। जिन बच्चों ने इसकी एनपीवी कंप्लीट कर ली है वो जरा इसका आईआरआर भी कैलकुलेट करें जरा। आईआरआर के लिए दूसरा रेट क्या लें हम? 20% ले लें, दूसरा रेट 20% लें और आईआरआर बताइए। एनपीवी की आ रही है जनाब 2 डेसिमल तक बताइए मुझे, 280.79। पॉजिटिव है तो विदाउट साइन है, नेगेटिव होती तो ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। तो ये एनपीवी हमारा सवाल खत्म हो गया। उसने हमसे एनपीवी मांगी थी, एनपीवी हमने दे दी, जवाब हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक एडिशनल एक्टिविटी के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए। एडिशनल एक्टिविटी है ये 20% की, और फिर आईआरआर वहां से एस्टिमेट करके बताइए। वैसे तो एनपीवी पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज फिजिबल, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन 12%। 12% से ज्यादा आएगा इसका आईआरआर। कैलकुलेट कीजिए जनाब। और जिस बच्चे को एनपीवी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, कोई फंस रहा है तो पूछना भाई। गलत आ रही है ना भाई। मेरा ज़रबे एक तो फिर चेक करो जरा, आपने मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कोई गलती की हुई है आपने। मैं वैल्यू सारी ठीक है आपकी। ये जो कैश फ्लोज हैं इनको मल्टीप्लाई करके जो पीवीज हैं, और पीवी से लगे तो नहीं रहा, ठीक लग रहा है। इसका भी वही आया हुआ पर किया हुआ। हाँ, तो जैसे लाइन खींचनी होनी चाहिए ना, लाइन खींची होती तो गलती ना होती। कैश फ्लोज आपके ठीक है, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना और फिर उनका सम करना प्रेजेंट वैल्यू का, वहाँ गलती हुई है कहीं आपसे। तो डिस्काउंट फैक्टर ठीक लगाए हैं सारे। सही है, ये भी सही है। आपकी बेटा एनपीवी आई क्या आई? अभी नहीं पहुंचे आप, पहुंचो फटाफट बेटा, कंप्लीट करो आप। ये दिखा भाई, कोई गलती तो है ना, दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको चेक करके कहाँ से गलती है।
बेटा का सम गलत लग रहा है मुझे, सम दोबारा करो ज़रा, पीवी की रो का सम करो, बाकी सब तो ठीक लग रहा है मुझे। ट्वेंटी % पे एनपीवी आ रही है कितनी जनाब? 175.31 और ये भी पॉजिटिव है। ओके और आईआरआर कितनी जी? 33.29%। वो पता कैसे आ गया और ये 12 है ना यार, पहली बार इधर काम है ना। बेटा लोअर इंटरेस्ट रेट हमारा 12% है, 12 और 20 को इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, ये 12 है। अच्छा जी, आज हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, कल हम डिस्कशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। मज़ीद क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जो हमारे प्लान में हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।